गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का निर्देशांक ज्यामिति वाला टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। नया पार्ट है, बिल्कुल नया टॉपिक है। 9th में इसकी शुरुआत होती है। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसके जो जन्मदाता हैं रेने देकार्ते हैं। ये एक फ्रांस के गणितज्ञ हैं। इन्होंने किसी वस्तु की या किसी बिंदु के निर्धारण करने की हमें जो प्रक्रिया बताई है कि एग्जैक्ट कोई वस्तु या किसी बिंदु का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई बिंदु जहाँ पर स्थित है उसका निर्धारण हम कितनी परिस्थितियों में कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक विमीय परिस्थिति है तो किस तरीके से करेंगे, और अगर द्विविमीय परिस्थिति है तो किस तरीके से करेंगे, अगर त्रिविमीय परिस्थिति है तो किस तरीके से करेंगे। पहला हम समझने की कोशिश करेंगे जो एक विमीय परिस्थिति है वो क्या होती है, किस तरीके से हम उसको बताएंगे। तो अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है या क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु है तो जैसे ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो हम उसे कह सकते हैं कि +2 वाली स्थिति है। या फिर कोई क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि वो -3 वाली पोजीशन पर है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक तरीका और अपनाएंगे कि अगर हमारा कोई फील्ड है, अपनी स्कूल का कोई फील्ड है, वहाँ केवल हमने पूरी एक क्लास को, उनके बच्चों को पंक्तिवार खड़ा किया है, तो बच्चों की जो पोजीशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है तो इसकी जो स्थिति का निर्धारण आप, या इसकी स्थिति के बारे में आप हमें जो जानकारी देंगे वो किस प्रकार की होगी, हम कह सकते हैं। या बच्चा हमारा या आप हमको इस तरीके से कहेंगे कि ये इसकी जो स्थिति है, इस पंक्ति में इसकी जो स्थिति है, पहली, 2, 3, 4, 5, छठवीं स्थान पर है, या अंत से 1, 2, 3, 4, 5, अंत से 5वां और प्रथम से छठवीं वाली इसी स्थिति है। यहाँ पर हम जो बीमा का प्रयोग कर रहे हैं, केवल एक बीमा का प्रयोग हो रहा है। एक तरीके से हम इसे बता सकते हैं कि इसके आगे या अंत से इसकी जो स्थिति है, इतने क्रम पर ये बैठा हुआ है। एक बीमा परिस्थिति ये हुई। अगर हम इसके बाद बात करेंगे कि जो कोई बिंदु द्विविमीय परिस्थिति में किसी बिंदु का निर्धारण करना हो, इसके कुछ उदाहरण हैं कि किसी पेज पर कोई बिंदु है, उसकी स्थिति के बारे में हमें बताना है, तो किस प्रकार से हम उसको बता पाएंगे। या कक्ष में बैठे छात्र की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो किस प्रकार से हम उसकी स्थिति बताएंगे। अगर कोई ये क्लासरूम है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं इस बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, पंक्तिवार और स्तंभवार बैठे हुए हैं। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो ये हमारा जो बच्चा है, ये बच्चा है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम इसकी स्थिति किस प्रकार से दिखा पाएंगे कि इस दीवार से ये इसकी दूरी ये है, या इस दीवार से इसकी स्थिति ये है। मतलब लंबाई वाली या चौड़ाई वाली जो दीवारें हैं, इनसे ये कितनी दूरी पर स्थित है। केवल ये 2 विमाओं का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर द्विविमीय परिस्थिति हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिविमीय परिस्थिति पर किसी बिंदु का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। तो जो त्रिविमीय परिस्थिति है वहाँ उसको समझेंगे कि जैसे कोई कमरे पे कोई लटका पंखा है, या पंखे की स्थिति है, या आसमान में गुब्बारे की स्थिति है। आसमान में गुब्बारा को अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी विशेष परिस्थिति में ये मान के चलें कि यहाँ पर स्थित है, रुका हुआ है, तो या कमरे पर कोई लटका हुआ गुब्बारा है, उसकी स्थिति को अगर हम शेयर करेंगे या उसकी स्थिति के बारे में हम समझेंगे, तो अगर कोई कमरे पर ये गुब्बारा लटका हुआ है, अब ये गुब्बारे की स्थिति को हम किस तरीके से दिखा पाएंगे कि ये इस दीवार से कितनी दूरी पर है, इस दीवार से कितनी दूरी पर है, और एक स्थिति बनती है कि ये ज़मीन से कितना उठा हुआ है, ये ज़मीन से कितना उठा हुआ है। मतलब यहाँ पर हम 3 विमाओं का प्रयोग कर रहे हैं। और जो हमारा कक्षा 9 का स्तर है, जहाँ पर हम काटते तल के बारे में आपको बताएं, तो ये केवल और केवल समतल की या द्विविमीय परिस्थितियों पर हम इसकी चर्चा करेंगे, द्विविमीय परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। त्रिविमीय परिस्थितियों पर हम कक्षा 11वीं में गणित में इसकी शुरुआत करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल द्विविमीय परिस्थिति पर आपकी को कुछ जानकारी
दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कार्तीय तल के बारे में बात करें तो कार्तीय तल की जो परिभाषा हम सीखेंगे उसको सीखेंगे हम कि वह समतल जिस पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष स्थित होते हैं वह कार्तीय तल कहलाता है। और परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा, उसको आपको आपकी अवधारणा आपको क्लियर होनी चाहिए। ये माना यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और हम कह रहे हैं कि कार्तीय तल में ये दोनों होने चाहिए। अब हम इन दोनों को एक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके मूल बिंदुओं का मिलन कर देंगे। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा का जब हमने मूल बिंदुओं का मिलन कर दिया तो जो मूल बिंदु जहाँ पे मिले ये दो रेखाएं जो जहाँ पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ पर इनके बीच का जो कोण होगा वो समकोणिक होगा। इन दोनों के बीच का जो कोण है उनकी हम जो परिस्थिति है वो समकोणिक होगी। अब यहाँ पर हमने किसी तल को अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो रेखाओं के द्वारा विभाजित कर दिया। तो जो क्षैतिज रेखा है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको कहते हैं हम वाई अक्ष। और यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहे हैं दोनों के मूल बिंदु मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हमने इसके चार पार्ट में इसको विभाजित कर दिया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करने पर जो स्थितियाँ बनी, अब इसके चार हिस्से बन गए। एक तल के चार हिस्से बन गए हैं। तो इन चार हिस्सों को जब ये बने हैं तो इसको पहले हिस्से को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्यों कहते हैं चतुर्थांश? चतुर माने चौथा, अंश माने हिस्सा या टुकड़ा। चौथा हिस्सा तो पहला वाला चौथा हिस्सा प्रथम चतुर्थांश। दूसरे भाग को हम कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, तीसरे हिस्से को कहते हैं थर्ड चतुर्थांश और चौथे हिस्से को कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। अब हम इसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण आपको समझाएंगे। अब हमने किसी पेज पर या किसी समतल पर कोई बिंदु है और वहाँ पर अब आपसे कहा जाए कि ये बिंदु है, इसकी स्थिति के बारे में आप हमें बताएं। तो इसकी जो स्थिति है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये कोई बिंदु है, अब ये मान लीजिए आप बिंदु है। अब इसकी स्थिति क्या है कि सरसरी तौर पर देखा जाए तो हम अभी केवल इतनी स्थिति में बताने की स्थिति में है आपको कि ये प्रथम चतुर्थांश में। लेकिन हम इस प्रथम चतुर्थांश में तो ये वाला बिंदु भी है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। अभी हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये नीला कलर से मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये जो बिंदु है इसकी स्थिति कहाँ पर है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में तो बहुत सारे बिंदु हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी स्थिति एक्स अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति और वाई अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति बताएंगे कि एक्स से ये कितनी दूरी पर है और वाई से ये कितनी दूरी पर है। अब हमने शुरू में हम एक्स अक्ष वाले हिस्से को नोट करेंगे तो एक्स अक्ष से ये धन 4 की स्थिति पर है और वाई अक्ष से ये धन 2 की स्थिति पर है। अब ये स्पष्ट रूप से हम केवल और केवल इसी बिंदु के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ये एक्स अक्ष पर जो 4 और वाई अक्ष से जो 2 की दूरी पर है वो हमारा बिंदु है। और अगर हमने उसका नाम क्या रख दिया, ए। ये केवल एक अद्वितीय स्थिति है। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे तो उसके निर्देशांक, इनको निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से जो दूरी और वाई अक्ष से जो दूरी होती है इसे हम कार्तीय तल में निर्देशांक से डिनोट करते हैं और इसको व्यापक रूप से हम एक्स वाई निर्देशांक के रूप में हम आपको बताते हैं। तो अगर कोई बिंदु है, फिर से इसको एक बार और समझ लीजिए कि अगर कोई बिंदु है तो वो बिंदु एक्स अक्ष से जितनी दूरी पर होगा उसे एक्स और जो वाई अक्ष से जितनी दूरी पर होगा उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। अब हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई बिंदु है माना यहाँ पे, तो इसकी एग्जैक्ट स्थिति कैसे बता पाएंगे हम? सरसरी तौर पर हम बता सकते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है। लेकिन अब हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति के बारे में बात करेंगे तो पहले हम एक्स अक्ष की बात करेंगे। ये एक्स अक्ष से ऋण 3 की दूरी पर और वाई अक्ष से भी ऋण 3 की दूरी पर स्थित है। तो इसके निर्देशांक होंगे ऋण 3 और ऋण 3।
एक विशेष परिस्थिति पैदा हो सकती है कि माना कोई यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे है। अब ये तो न तो तीसरे चतुर्थांश में है, नहीं चौथे चतुर्थांश में, ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये बिंदु है। तो हम क्या कर पा रहे हैं कि इसको ना हम थर्ड चतुर्थांश में दिखा पाएंगे, न ही चतुर्थ चतुर्थांश में दिखा पाएंगे। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये y या बिंदु y अक्ष पर स्थित है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसको न तो हम प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश के रूप में दिखा पाएंगे, हम कह सकते हैं कि वह x अक्ष पर स्थित है। अब हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसके 4 पार्ट हैं जो इनको अच्छे से समझ गए हैं। और जो रेखाएं हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष से दिखाते हैं। और अब हम किसी भी बिंदु का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं और आने वाले प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। इसको आप एक बार देखिए। थैंक यू।